हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन का, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको गैस क्रोमेटोग्राफी भी करा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी सारी जो वीडियोस है फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, कैसे हम डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन करते हैं, वो वाली वीडियोस भी आने वाली है जस्ट। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस चेकआउट करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप वहाँ पे अपनी अपनी वीडियोस को देख सकते हो। उसके अलावा सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, टीएलसी प्लेट कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम, सोलवेंट सिस्टम क्या होता है, सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, विजुअलाइजेशन टीएलसी प्लेट को स्पोर्ट करने के बाद हम देखते कैसे हैं, रिटेंशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ की कुछ देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में आपका पूरा टीएलसी कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा टीएलसी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम जान लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो किस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है? प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। इस चीज को मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गैस क्रोमेटोग्राफी वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने उसमें क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन कर रखी है। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेस, जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, मतलब एक प्लेन में ट्रेवल करते हैं। और उसके अलावा ये स्टेशनरी फेज के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, ये दो टाइप के फेजेस होते हैं हमारे, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब उनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले लेकिन हम इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल होता है एडजॉर्प्शन। अब देखो, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो जैसे कि आपने कोई रुई ली, पानी के अंदर डाल दी, तो वो पानी उसके अंदर चला जाएगा, तो पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब बात आ जाती है एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती है। एक तो उसके अंदर चली जाती है, वो होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो जो ऊपर ट्रेवल करती है ना, बिल्कुल एक सुपरफिशियल लेयर की तरह, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आपको मैं वीडियो में भी दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर जो मेरे पास वीडियो होगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। तो इसमें होता क्या है, एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल, मतलब जैसे जैसे इस चीज के ऊपर, प्लेट के ऊपर वो ट्रेवल करती रहेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने एफिनिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल सेपरेट होते रहेंगे। मतलब जैसे कि मान लो सिलिका की प्लेट होती है, तो जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी सिलिका के साथ ज्यादा होगी ना, वो तो उससे चिपक के चलेगा, मतलब वो थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन जिसकी एफिनिटी सिलिका से कम होगी ना, वो थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा, क्योंकि उसकी सिलिका से साथ बॉन्डिंग होगी नहीं ज्यादा। तो वो ऐसे ही पानी के साथ ऊपर ऊपर चलता रहेगा, मतलब जो हमारा सोलवेंट सिस्टम है वो ट्रेवल करेगा, तो वो उसके साथ-साथ ऊपर चलता रहेगा। तो कंपाउंड, यही मैं यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन कर रखा है, दैट कंपाउंड दैट हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिका, दे मूव स्लोली, एंड कंपाउंड्स दैट हैव लो एफिनिटी विद सिलिका मूव फास्टर। तो ये एफिनिटी का बेसिस, मतलब एफिनिटी के बेस के ऊपर सारा डिपेंड करती है। और जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो एडसॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है। तो अब हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीएलसी। अब हम इसे कंपोनेंट देखते हैं। तो मेन कंपोनेंट तो इसके देखो दो होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। उसके अलावा एक टीएलसी चैम्बर होता है, जिस चीज में ये पूरी की पूरी कैरी आउट होती है। आप फोटो में देख सकते हो, ये जो चीज है ना, कंटेनर ग्लास वाला, ये होता है टीएलसी चैम्बर। ये जो प्लेट होती है, ये होती है टीएलसी प्लेट, और जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ वो होता है मोबाइल फेज। तो अब हम इनको अच्छे से जान लेते हैं कि ये चीज होती क्या है। तो मोबाइल फेज, मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर रहा है। तो इट हैज द कंपाउंड टू मूव ऑन द सिलिका प्लेट। बेसिकली क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो मोबाइल फेज होता है, वो उसके ऊपर चलता है, मतलब जो सिलिका है उसके अंदर से फ्लो करता है। उसके उस पे होता क्या है, जब हम स्पोर्टिंग करते हैं, जो हमने केमिकल रखा है इसके ऊपर, तो वो भी धीरे धीरे उस सोलवेंट सिस्टम के साथ मूव करता है अप साइड। ठीक है, वो किस बेसिस पे करेगा, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे अपवर्ड मूव करेगा। उसके अलावा ये जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मोबाइल फेज गैस होगा तो गैस क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, लिक्विड होगा तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, और क्या बोलते हैं, अपनी टीएलसी भी हो सकती है। अब स्टेशनरी फेज से आप समझ सकते हो, स्टेशनरी जो मूव नहीं करता, बिल्कुल स्टेशनरी रहता अपने प्लेस पे। तो इट प्रोवाइड सरफेस ऑन विच सेपरेशन अकर्स, मतलब ऐसा सरफेस देता है ये जिसके ऊपर सेपरेशन होती है, जैसे कि सिलिका प्लेट, जो हमारी प्लेट होती है ना, उसके ऊपर सारा का सारा सेपरेशन प्रोसेस अकर करता है। किसकी मदद से? मोबाइल फेस की मदद से। तो इट कैन बी इधर सॉलिड, या तो ये सॉलिड हो सकती है, या ये लिक्विड भी हो सकती है। लिक्विड किस केस में हो सकती है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें लिक्विड के बेसिस पे, मतलब जो लिक्विड लिक्विड के बीच में जो सेपरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन,
ठीक है, जो उसका प्रिंसिपल होता है वो पार्टीशन होता है, वो हम एचपीएलसी वाली वीडियो में जानेंगे। तो स्टेशनरी फेज इस लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड किस केस में होगा? टीएलसी के केस में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के केस में। अब चलो अब हम इनके स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम किसी टीएलसी को प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम टीएलसी को रन करते हैं। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि टीएलसी प्लेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब टीएलसी प्लेट है ना, वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हम जो बनाते हैं लैब के अंदर, जो ग्लास स्लाइड के ऊपर बनाते हैं। एक हम बनी बनाई भी ला सकते हैं, जो एल्यूमीनियम शीट के ऊपर आती है। वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए कॉलेजेस में होती नहीं है, हमें ज़्यादातर बनानी पड़ती है खुद। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं टीएलसी प्लेट। अगर आपके पास वो है तो आप उसके ऊपर भी रन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको चाहिएगा, इसके लिए 3 कंपोनेंट चाहिए बस। एक टीएलसी प्लेट के लिए आपको ग्लास स्लाइड चाहिए, जिसके ऊपर आप अपना सॉल्यूशन है जो पोर करोगे। उसके अलावा आपको चाहिए सिलिका जेल जी और एक डिस्टिल्ड वाटर। इन 3 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा और आपकी प्लेट तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलिका जेल जी और पानी आपको मिक्स करना है। किस रेशियो में? 1:2.5। मतलब आपको अगर जो 1 ग्राम सिलिका ले रहे हो तो 2.5 ml आपको वाटर लेना है। ठीक है? फिर उसको मिक्स करना है, एक स्मूथ सी स्लरी बना लेनी है, मतलब एक पेस्ट जैसा बन जाएगा आपका, थोड़ी स्लरी होगी, मतलब उसमें फ्लूइडिटी होगी थोड़ी-सी। उसके अलावा आपको क्या करनी है, अब एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, आपको क्लीन कर लेना है उसको इथेनॉल के साथ, फिर उसको ड्राई कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक साइड से लेके पोर करना है, ठीक है? अब क्या होगा, आपको ऊपर से नीचे की तरफ मोशन लेना है, मतलब आप ऊपर से पोर करोगे और वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। आप वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा, अगर मेरे पास अवेलेबल होगी, आप वीडियो में देख लेना। तो उसमें आप पोर करोगे तो पोर करते-करते वो नीचे आ जाएगी। तो आपको ना बिल्कुल इवन कोटिंग चाहिए। ऊपर वाली मोटी हो सकती है, वो आपको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको स्किप करते हैं। जैसे कि हम जब भी टीएलसी रन करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर अनइवन होती है हमारी, क्योंकि हम ऊपर से पोर करते हैं। तो उसको पोर करने के बाद क्या करेंगे हम, उसको लेट इट फ्लो, मतलब फ्लो करने दो उसको। वो अपने-अपने ढंग से जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो टपकता रहेगा। आपको एक बिल्कुल थिन टीएलसी बना लेनी है उसकी। उसके बाद लेट इट कोट इवन, मतलब उसको पूरे को घुमा-घुमा के ऐसे आप टिल्ट कर करके इसको पूरे सरफेस पे इवन कोटिंग कर दो सिलिका जेल जी स्लरी की। तो उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका बीकर में टपक जाएगा। फिर उसके बाद जो साइडों से है ना, आप उसको क्लीन कर दो किसी टिश्यू पेपर के साथ। क्लीन करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, आप आधे घंटे तक आप ऐसे ही मतलब किसी जगह पे रख दो उसको। 10 से 15 मिनट के लिए या 15 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद मेन चीज़, आप उस स्लाइड को उठाओ, थोड़ी-सी वो सेट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको ओवन के अंदर रखना है। ओवन के अंदर कितने पे रखना है? 100 डिग्रीज़ पे रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस पे और 40 टू 60 मिनट, मतलब लगभग 1 मिनट घंटे के अंदर आपकी टीएलसी प्लेट तैयार हो जाएगी। ये इतना सा प्रोसेस है टीएलसी प्लेट बनाने के लिए। अब क्या बोलते हैं, जो टीएलसी कोटिंग होती है ना, वो 2 टाइप से हो सकती है। एक तो जो मैंने आपको बताया कि ग्लास स्लाइड ले लो और एक कोने से डाल के उसको प्रिपेयर कर लो। एक दूसरा तरीका होता है कि 2 ग्लास स्लाइड लो और उसको ऐसे चिपका लो, मतलब बैक तो बिल्कुल चिपक जाएगी उसकी, और उसको ऐसे डिप कर दो उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? फिर आप निकालोगे ना तो बिल्कुल इवन कोटिंग आएगी। पर ये प्रोसेस है ना, थोड़ा-सा इसके लिए हमें टीएलसी जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ज़्यादा बनाना पड़ता है सिलिका जेल जी का। इसलिए अगर आप थोड़ा बना रहे हो तो आप पोरिंग वाला यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको दोनों सॉल्यूशन जो, मतलब जैसे टीएलसी बनाते हैं ना, दोनों प्रोसेस दिखाने की कोशिश करूँगा अगर जो मुझे वीडियोज़ मिल गई तो। अब देखो, अब टीएलसी जब, अब मान लो आपने तैयार कर दी टीएलसी, ठीक है? जब भी लेकिन आपको सैंपल रन करना है ना, उससे आधे घंटे पहले आपको ओवन में रखनी पड़ेगी, ताकि वो सिलिका प्लेट है ना, जो एक्टिव हो जाए। अब एक्टिव से मेरा मतलब क्या है, जो वो थोड़ी-सी है ना, जब हम उसपे स्पोर्टिंग करेंगे ना, वो उसके बाद प्रॉपर तरीके से मूव करेगी, वहाँ पे फिक्स नहीं हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम उसको हाफ एन आवर पहले है ना, किसी मतलब हॉट प्लेस पे रख देते हैं, ताकि जो सिलिका जेल जी की कोटिंग है वो एक्टिव हो जाए। लेकिन ये कंडीशन है ना, प्री प्रिपेयर्ड वाली जो प्लेट आती है ना एल्यूमीनियम वाली, उनमें नहीं आती। अब देख लेते हैं सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है हमें। अब सैंपल प्रिपरेशन देखो, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पर मेनली मैं आपको अभी पीसीएम के लिए बता रहा हूँ, जैसे पैरासिटामोल होती है ना, तो उसके लिए मैं आपको सैंपल प्रिपरेशन करना बता रहा हूँ। वरना आपको आपके पास जो भी सैंपल हो, चाहे कैनबिस का हो, धतूरा का हो, एवरेस्ट का हो, एवरेस्ट प्रेकाटोरियस, एनाकार्डियम, कुछ भी सैंपल हो आपके पास, उसके लिए आपको नेट पे जाओगे ना, आप सर्च कर लेना, उसके लिए आपको सैंपल प्रिपरेशन भी मिल जाएगा, सॉल्वेंट सिस्टम भी मिल जाएगा। तो अब आपको मैं आपको बताता हूँ पीसीएम के लिए कि हम क्या-क्या उसको, पीसीएम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले पीसीएम की टैबलेट ले लो, उसको क्रश कर लो मोर्टार एंड पिस्टल के अंदर, मतलब मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर। तो बिल्कुल फाइनली क्रश कर लो, बीकर में डालो, 10 से 15 एमएल आप उसमें मिथेनॉल डाल दो और उसको मिक्स होने दो अच्छे से, ताकि वो पूरा-पूरा डिसॉल्व हो जाए उसके अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15 मिनट तक आपने रख दिया उसको, अच्छे से मिक्स हो गया वो। उसके बाद एक फ़िल्टर पेपर की कोन बनाओ और उसको फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सैंपल रेडी हो जाएगा।
बस यही आपका सिंपल सा प्रोसीजर होता है किसी भी सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मोस्टली सैंपल प्रिपेयर ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ सैंपल को हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मान लो आप पेपर क्रोमैटोग्राफी कर रहे हो। अब थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और पेपर क्रोमैटोग्राफी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। इसमें टीएलसी प्लेट लगती है, उसमें पेपर लगता है। पेपर वॉटमैन पेपर भी हो सकता है, फ़िल्टर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब जो पेपर क्रोमैटोग्राफी करते हैं हम उसमें इंक को एज़ इट इज़ भी कई बार एज़ इट इज़ भी सपोर्ट कर देते हैं। उसके अलावा कई बार हम मिथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करके भी डाल देते हैं। तो देखो ये सारे मतलब जितने भी प्रोसीजर होते हैं ना सैंपल प्रिपरेशन, हर किसी सैंपल का अलग-अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप सैंपल रन कर रहे हो, आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि सैंपल प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस, सैंपल प्रिपरेशन ऑफ एब्रस, आपको आराम से मिल जाएगा कि कैसे सैंपल को प्रिपेयर करना है। अब इसके अलावा ये वही है जी, मतलब आप डिफरेंट एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट मेथड का यूज़ करा जाता है डिफरेंट सैंपल को करने के लिए। अब देखो सॉल्वेंट सिस्टम, अब सॉल्वेंट सिस्टम भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे टीएलसी चैम्बर को सबसे पहले तो आपको टीएलसी चैम्बर को क्लीन जो करना होता है ना, टीएलसी चैम्बर को हम कभी पानी से क्लीन नहीं करते, क्योंकि पानी से अगर पानी से क्लीन करेंगे वो अच्छे से सूखेगा नहीं और पानी उसके अंदर रह जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हम अपना सॉल्वेंट डालेंगे ना वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसके बचाने के लिए हम इथेनॉल से क्लीन करते हैं उसको, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम सॉल्वेंट सिस्टम अपना बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कैनबिस जो होता है, एक टाइप का ड्रग, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करना बताता हूँ। तो अब इसके लिए हम 2 सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि अभी हम कैनबिस के लिए देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर और डाइइथाइल ईथर को हम मिक्स करते हैं किस रेशो में, 80 रेशो 20, तो इस रेशो में हम इसे मिक्स कर सकते हैं। दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन और डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, और एक और होता है डाइइथाइल अमाइन, तो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं किस रेशो में, 52, 48, तो इन रेशो में हम कंबाइन कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब हद से ज़्यादा सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं। एक सॉल्वेंट सिस्टम और होता है जैसे कि मिथेनॉल इज़ टू अमोनिया, तो इसमें क्या करते हैं, 100 एमएल तो हम मिथेनॉल लेते हैं और 1.5 एमएल हम अमोनिया मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। तो और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके सैंपल के हिसाब से आप अपना सॉल्वेंट सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? यही है, वही नोट में वही लिखा है कि अब डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम रिक्वायर होता है। तो चलो अब हम आ जाते हैं स्पॉटिंग के ऊपर। अब आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो प्रिपेयर कर लिया और आपने टीएलसी प्लेट भी बना ली। अब उसके बाद मेन चीज़ रह जाती है कि सैंपल को कैसे टीएलसी प्लेट के ऊपर रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप टीएलसी प्लेट लो, उसके जो स्टार्टिंग होती है उससे 1 सेंटीमीटर आगे एक लाइन बना लो, ताकि जो ऊपर जो भी डिफरेंस हो ना टूट-फूट जाए या फिर कुछ भी मोटा वगैरह हो तो वो रह जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, 1 सेंटीमीटर बाद एक लाइन लगा लो पेंसिल के साथ और उसके ऊपर आपको कैपिलरी ट्यूब की मदद से सैंपल को प्लेस करना है। आप सैंपल में वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो में देख सकते हो ये सब अगर जो वीडियो होगी तो। तो उसमें कैसे क्या है कि कैपिलरी ट्यूब ली, सैंपल लिया, सैंपल के अंदर कैपिलरी ट्यूब को रखा, फिर उसके बाद हमने टीएलसी प्लेट के ऊपर उसको सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, टीएलसी प्लेट को उठाओ, आपने जहाँ से सैंपल है ना जिस साइड आपने स्पॉटिंग करी है, उस साइड को नीचे करके टीएलसी चैम्बर के अंदर रख दो, सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर मतलब, ठीक है? उसके वॉल्स की साइड में अड़ा के। तो अब क्या करना है उसके बाद, कुछ नहीं, 10-15 मिनट का वेट करो और आपकी टीएलसी रन होने दो। जैसे-जैसे वो मतलब मार्क जहाँ तक वो फ़िल हो जाए होने दो, 10-15 मिनट के बाद अपनी टीएलसी प्लेट को निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस मार्क करना है कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल कर किया, मतलब सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपको स्पॉटिंग दिखे या ना दिखे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम विजुअलाइज़ेशन स्टेप में भी देखेंगे कि कैसे किसी स्पॉट को देखना है। लेकिन अगर आपको स्पॉट दिख रहे हैं तो भी ठीक, नहीं दिख रहे हैं तो आपको सॉल्वेंट तो दिखेगा कि कितना ट्रैवल करा है उसने। तो आप उसको मार्किंग लगा लो कि इतना सेंटीमीटर सॉल्वेंट ट्रैवल कर चुका है बेस लाइन से। आपको बिल्कुल नीचे से नहीं लेना, बेस लाइन से लेना है। डू नॉट शेक टीएलसी चैम्बर, हाँ, और शे टीएलसी चैम्बर अगर आपने जब टीएलसी प्लेट उसके अंदर रख दी, उसके बाद टीएलसी चैम्बर को शेक मत करना, हिलाना मत। और इफ योर स्पॉट आर नॉट विजिबल देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका क्या बोलते हैं विजिबल आपका जो स्पॉट है वो आपको दिख नहीं रहा ना, तो आप अगले स्टेप पे आ जाना। तो अब हम आ जाते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब जब आपको स्पोर्ट्स दिखते नहीं है कि कंपोनेंट ने कितना ट्रैवल कर लिया, तो उसके बाद हम विजुअलाइजेशन स्टेप का यूज़ करते हैं। तो विजुअलाइजेशन हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यूवी लाइट डाल के देख सकते हैं कि वो स्पॉट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है, यूवी लाइट के साथ। वरना कुछ हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू भी हम स्पॉट्स को
मतलब देख सकते हैं। अब उसके लिए डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट स्पोर्टिंग रिएजेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ड्रैगन डॉफ एक रिएजेंट होता है, इसकी भी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इसकी खुद की। अब आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब जो आयोडीन फ्यूमिंग है उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू आप उनको देख सकते हो। अब देखो, मेन चीज़ आ जाती है एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू। अब जो आरएफ वैल्यू होती है टीएलसी प्लेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन-सा कंपोनेंट है वो। अब ये होती क्या है, रिटेंशन फैक्टर हम इसे बोलते हैं, इज़ अ कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। अब फार्मूला क्या है इसका? अब आरएफ इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपाउंड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले कहा था ना कि सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो आप मेज़र कर लो और उसको मार्क कर लो। उसके बाद हम आपको विजुअलाइज़ेशन करने के बाद हमें स्पोर्ट्स का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमने स्पोर्ट्स के डिस्टेंस को जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे डिवाइड करना है। तो उससे क्या मिलेगा, हमें आरएफ वैल्यू मिलेगी, और ये हर कंपोनेंट की अलग-अलग होती है, और हर मेथड मतलब जो आपने सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करा है ना, हर सॉल्वेंट सिस्टम के लिए आरएफ वैल्यू अलग-अलग होगी हर कंपोनेंट की। तो आप अपने सॉल्वेंट सिस्टम के हिसाब से अपनी आरएफ वैल्यू को आप देख सकते हो, नेट के ऊपर आपको आराम से मिल जाएगी। फिर उसको कंपेयर कर सकते हो आप रेफरेंस वैल्यू के साथ। अब एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ टीएलसी, सिंपल एंड क्विक, सबसे ज़्यादा सिंपल है और फास्ट है। 10-15 मिनट में या 20 मिनट में हमारा जो सैंपल है सेपरेट हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे सस्ती टेक्नीक है सेपरेट करने की कंपोनेंट्स को। उसके अलावा वर्सेटाइल है, इस पे हम काफ़ी सारे सैंपल्स को एनालाइज़ कर सकते हैं, ड्रग्स को सेपरेट कर सकते हैं, इंक को भी सेपरेट कर सकते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट को, फूड एडिटिव्स को, हम किसी भी सैंपल को मतलब आराम से सेपरेट कर सकते हैं टीएलसी की मदद से। अब इसके बाद मिनिमल सैंपल रिक्वायरमेंट, बहुत थोड़ी-सी, आपने देखा कैपिलरी ट्यूब कितनी छोटी-सी होती है, बहुत थोड़ा-सा सैंपल रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। नो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई भी बड़ी-बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टीएलसी चैम्बर चाहिए और प्लेट चाहिए, जो कि हमें आराम से मिल जाती है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा मल्टीपल सैंपल एनालिसिस, एक ही टाइम पे हम काफ़ी सारे सैंपल को एक ही टीएलसी प्लेट पे एनालाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही सैंपल को एक ही टीएलसी प्लेट पे करना है। आप अलग-अलग जगह छोड़ के, मतलब थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ के डिफरेंट सैंपल को भी एक साथ सेपरेट कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अब देखो, लो रेज़ोल्यूशन एज़ कंपेयर टू गैस क्रोमैटोग्राफी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है, विद लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसके उससे पढ़ा रखा है मैंने आपको, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, इसकी वीडियो भी आने वाली है। तो अब इन दोनों से तो कम रेज़ोल्यूशन होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट मतलब बहुत माइन्यूट कंपोनेंट्स को भी आराम से आइडेंटिफ़ाई कर देते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का भी यूज़ होता है, जैसे कि जीसीएमएस, ठीक है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है सब कुछ, आप उसमें जाके मतलब देख सकते हो। तो एचपीएलसी के भी अलग-अलग डिटेक्टर होते हैं। अब जितने भी जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाते हैं ना, उनके रेज़ोल्यूशन ऑटोमैटिकली हाई हो जाता है। जी मतलब माइन्यूट से माइन्यूट सैंपल में माइन्यूट कंपोनेंट को भी आराम से बता देता है वो। अब देखो, टीएलसी ऑफर्स लेस प्रिसाइज़, मतलब जो लेस सेपरेशन होता है उसके अंदर कंपोनेंट का, ठीक है? अब लिमिटेड क्वांटिफिकेशन, अब क्या है, क्वालिटेटिव है टीएलसी। ज़्यादातर जो टीएलसी प्लेट होती है हमारी, जो टीएलसी रन करते हैं, वो सिर्फ़ क्वालिटेटिव होती है, ये बताते हैं कि कंपोनेंट है या नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव नहीं होती, मतलब ये नहीं बताती कि कितना कंपोनेंट उसके अंदर प्रेज़ेंट होता है। उसके लिए हमें अलग से एमएस रन करना पड़ेगा या फिर जीसीएमएस रन करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उनको रन करना पड़ेगा। नॉट सूटेबल फॉर वोलेटाइल कंपाउंड। अब वोलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हवा में उड़ जाते हैं, मतलब जैसे कि पेट्रोल होता है, परफ्यूम होते हैं, ये सारे वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। अब ये टीएलसी रन नहीं कर सकते अब इनके ऊपर। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे हम इसको स्पोर्ट करेंगे टीएलसी प्लेट के ऊपर, थोड़ी देर बाद ही ये उड़ जाएंगे, तो जो हमारा सेपरेशन है वो बहुत ही खराब होगा। इसके लिए हम वोलेटाइल कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी को, क्योंकि वो फास्ट होती है काफी ज्यादा। अब देखो, मैनुअल स्पोर्ट एनालिसिस। अब देखो, गैस क्रोमैटोग्राफी और एचपीएलसी में क्या होता है, ऑटोमेटिक आर्म्स होती है, वो अपने आप ही सैंपल ले लेती है और अपने आप ही रन हो जाती है। तो चांसेस ऑफ एरर है ना, वो कम हो जाता है। मैनुअल स्पोर्टिंग में क्या होता है, कभी सैंपल ज़्यादा डल गया, कभी सैंपल कम डल गया, कहीं गलत जगह डल गया, तो कैलकुलेशन में एरर होगी। तो मैनुअली कैलकुलेशन एरर हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो मशीन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आरिगातो गोजाइमास, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।